दुबई में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट यानी COP28 हो रहा है और इसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए हैं। कल रात वो दुबई पहुंचे, उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री वहां पर उनको रिसीव करने के लिए थे। पीएम मोदी इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने वाले हैं और वो 3 स्तरीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के निमंत्रण पर पीएम मोदी आज और कल दुबई में रहेंगे। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में कई वैश्विक नेता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री भारत के महत्वाकांक्षी जलवायु एजेंडे और संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। ये समिट उत्सर्जन को कम करने और मौसम संबंधी घटनाओं से निपटने में विकासशील देशों का समर्थन करने पर केंद्रित होगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी दुबई में मोहम्मद गजाली मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। गजाली, यहाँ क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती है, ग्लोबल चैलेंज। इस समिट में क्या पूरा एजेंडा रहने वाला है और भारत की उसमें क्या भूमिका रहेगी, पूरा विस्तार से बताएं। जी देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये समिट्स होते क्यों हैं। इन समिट्स में इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन किया जाता है कि जो वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि, जिसको आपने ग्लोबल वार्मिंग कहा, उसको कैसे रोका जा सके और उनके कारण क्या हैं। कारणों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन गैस एमिशंस हैं, जिन गैसों के ज़रिए और किन किन स्रोत से वो गैस आते हैं, उनको कैसे रोका जा सके। और एक लिमिट बनाई जाती है कि अगले 10 साल में, अगले 20 साल में जो वैश्विक स्तर है तापमान का, जो वृद्धि हो रही है, उसको 1 से 1.2, 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाए। अब उसको अचीव करने के लिए अलग अलग प्लान्स होते हैं। तो साल 2022 में जब मिस्र के शर्म अल शेख शहर में यही कॉप समिट हुआ था, तो कई बातें आई थी। और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये चर्चा हो रही थी कि भारत में कैसे ऊर्जा के जनरेशन के लिए, पावर के जनरेशन के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है। तो जो विकसित देश हैं, विकसित यूरोपियन देश हैं, उनका ये कहना था कि आप जो है कोयले का एक्सट्रैक्शन ना करें, खदान जो कोयले के निकाले जाते हैं खदानों से, वो ना करें। जिस पर भारत ने सख्त टिप्पणी कह ले या ऐतराज जताया था कि जो हमारे डोमेस्टिक कह सकते हैं कि कंजम्पशन है, उसको हम फौरन बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऊर्जा निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है कोयले से, उस पर हम ज्यादा निर्भर करते हैं। हालांकि हम न्यूक्लियर हो, हाइड्रोजन हो या सबसे ज्यादा सोलर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन उसको फौरन बंद नहीं किया जा सकता। तो इसका एक जो सीधा निष्कर्ष ये निकला कि COP 27 की जब बैठक हुई थी मिस्र में, तो उसका जो एक स्टेटमेंट इशू होते हैं हर समिट के आखिरी दिन या उसके समापन पर, तो उसमें जहां पर कोयले की बात लिखी गई थी, उसको भारत ने कहा कि सिर्फ कोयले को आप हाईलाइट ना करें, इसमें आप वो सारे एनर्जी के जो स्रोत हैं, जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जिनको आप दोबारा पैदा नहीं कर सकते, आप उन सब की बात करें। क्योंकि वेस्ट में या पश्चिम के कई देश जो हैं, वो भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं भारत के मुकाबले में। भारत को सिर्फ सिंगल आउट करना या डेवलपिंग कंट्रीज को सिर्फ सिंगल आउट करना या उनको टोकना, इस चीज पर भारत ने सख्त ऐतराज जताया था। दूसरी चीज, जो ग्रीन गैस एमिशन की बात हम करते हैं, उसमें एक दूसरा स्रोत जो है, वो जब चावल की खेती भारत में होती है तो खेतों से उसके भी मीथेन गैस निकलने की बात अक्सर कही जाती है कि उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जो फूड सिक्योरिटी का कानून है, या अगर सीधे कह लें कि हम चावल की खेती ही बंद कर दें कि मीथेन गैस उससे पैदा होती है, तो चावल की खेती ना करें, तो कहीं ना कहीं वो हमारे फूड सिक्योरिटी पर भी असर करेगा। लेकिन इन सब के बीच आम दर्शकों को समझने के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि इस समिट का असर भारत के ऊपर कैसे पड़ता है या भारत इसमें क्या कर रहा है। पिछले 1-2 साल में आप देखें, साल 2021 में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से गेहूं की फसल पे इसका असर हुआ था। और जहां तक मुझे आंकड़े याद आ रहे हैं, जो पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, आंध्रा में, जहां जहां गेहूं की खेती होती है, वहां पर पैदावार कम होने की वजह से केंद्र की सरकार को या भारत की सरकार को उसके इंपोर्ट पे भी बैन करना पड़ा था। तो कई एक्सपोर्ट पे बैन करना पड़ा था। तो कई ऐसी चीजें हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, जिसका असर हर सिंगल बंदे को होता है। अगर आप देख लें शहरों का हाल, बैंगलोर हो, मुंबई हो, पुणे हो, दिल्ली हो, इन सभी शहरों में
आप अनसीजनल रेन देखते हैं, बेमौसम बरसात या बिन मौसम बरसात जिसकी बात हम करते हैं। कई बार जून जुलाई में ठंड लगने लगती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में पता नहीं होता कि कब मूसलाधार बारिश हो जाए। तो ये सब समझने की चीजें हैं कि ये सारी चीजें जो हैं प्रकृति से बिगाड़ करने का ही नतीजा है। और ऐसे में हर सिंगल आदमी को, हर बंदे को, हर नागरिक को इसकी तरफ काम करना चाहिए। अब यहाँ पर एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं? एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भारत की तरफ से ये बात जरूर की जाएगी कि न्यूक्लियर एनर्जी हो, हाइड्रोजन एनर्जी हो या सोलर एनर्जी हो, उसकी तरफ हम कैसे बढ़ें। और कल प्रधानमंत्री जब यहाँ पर लैंड किए और यूएई के जो नुमाइंदे थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हों या जिन लोगों से भी बातचीत हुई, उसके बाद अल इत्तेहाद अखबार में प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में भी ये बात कही कि उनका ये 5वां या 6ठा दौरा रहा है यूएई में प्रधानमंत्री बनने के बाद, और हमेशा यूएई के साथ सोलर एनर्जी को लेके या फ्यूचरिस्टिक एनर्जी के जो ऑप्शंस हैं, जो आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में जिन एनर्जीज को यूज किया जा सके और उन स्रोत को जिनको बार बार आप रिप्लेनिश कर सकें, जिनको बार बार यूज कर सकें, उसको पैदा करने की, उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। तो जहां तक ग्लोबल वार्मिंग खत्म करने की बात है, तो भारत का एक और वक्तव्य हमेशा रहा है विकसित देशों के लिए कि लाइफस्टाइल चेंज बहुत जरूरी है।